Hello friends, today we are going to talk about the foreign policy of our country. So what is foreign policy? This is the first question. So here it is written that foreign policy of India regulates India's relations with other states of the world. भाई फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है उसका काम है इंडिया के रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ रेगुलेट करना, ठीक है, इन प्रोमोटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और किस ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों रेगुलेट करनी है दूसरे वर्ल्ड मतलब स्टेट्स के साथ इसके रिलेशंस? टू प्रमोट्स इट नेशनल इंटरेस्ट, ताकि हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो सके। ये हमारी खुद की बात नहीं है, हर स्टेट यही चाहता है कि वो फॉरेन रिलेशन इसलिए कायम रखे ताकि उसका खुद का जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो सके, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी के फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, किसी के देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है ज्योग्राफी, कि वो कौन से लैटिट्यूड पर है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, कैसा वहाँ का टेरेन है, ठीक है। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, क्या वहाँ की हिस्ट्री रही है और कैसा वहाँ का ट्रेडिशन है, ठीक है, कि वहाँ पर कॉलोनियलिज्म रहा है, इम्पीरियलिज्म रहा है या इंडिपेंडेंट रहा है वो स्टेट, क्या है मतलब, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, वहाँ पर मतलब किस किस अनुपात में क्या है, क्या कास्टिज्म है, क्या मतलब सेक्युलरिज्म है, या फिर सोशल स्ट्रक्चर मतलब रेसिज्म तो नहीं है, ये सब, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वहाँ की, मतलब पॉलिटिकली कितने ऑर्गेनाइज है पीपल वहाँ पर। और इंटरनेशनल मिल्यू, ये वर्ड मुझे भी नहीं पता इंटरनेशनल मिल्यू क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, मतलब क्या वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो सब। मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है वहाँ की, क्या है मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। पब्लिक ओपिनियन क्या है वहाँ का, मतलब वहाँ पर पब्लिक का जो ओपिनियन है वो क्या है। और लीडरशिप कैसी है वहाँ की, कौन लीडरशिप कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, ठीक है, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखो 1 मिनट, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन सब फैक्टर से डिटरमाइन की जाती है, दैट वी नो, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स, कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट करते टाइम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। भाई सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम ध्यान में रखते हैं वो है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। हमको ये पता है कि हमको वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना ही करना है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस को हमको प्रमोट करना है, सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। और इवन ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 जो है हमारा DPSP का, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इंडियन स्टेट जो है वो इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 51 DPSP में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और भाई वो जो है जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन जो है नेशंस के बीच में मेंटेन करेगा, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ के लिए रेस्पेक्ट फोस्टर करेगा और ऑब्लिगेशंस, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को भी फोस्टर करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ है कोई तो उसके लिए रेस्पेक्ट होगी हमारे देश में और ट्रीटी के लिए ऑब्लिगेशंस होंगी। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, भाई अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है तो इंडिया ट्राई करेगा कि आर्बिट्रेशन उसमें कर सके, ठीक है, जैसा हमने कोल्ड वॉर के दौरान किया था। बिसाइड्स पीस इज़ नेसेसरी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो पीस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी नेशन का, ठीक है। नो वन कैन बी सेव अलोन, वर्ल्ड डे ऑफ पीस, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ पीस पर ये स्लोगन था कि भैया कोई भी अकेला नहीं बच सकता, ठीक है, सबको यूनाइट होना ही पड़ेगा। देन उसके बाद जो हमारी दूसरी जो हमारा प्रिंसिपल है जिस पर हमारा जो फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई है वो है एंटी कॉलोनियलिज्म। देखो भाई हम कॉलोनियलिज्म का दंश पहले से झेल चुके थे, तो हम हमेशा से कॉलोनियलिज्म के कट्टर दुश्मन रहे हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है वो कॉलोनियलिज्म को और इम्पीरियलिज्म को बहुत ज़्यादा अपोज करती है, ठीक है। इंडिया तो एक्चुअल में ये बिलीव करता है कि ये जो दोनों की दोनों बीमारियां हैं, इससे क्या होता है, जो वीक नेशंस हैं बेचारे, जो कमज़ोर देश हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। और कौन करता है, ये लोग करते हैं जो इन आइडियोलॉजीज़ को बढ़ावा देते हैं, जैसे इंपीरियलिस्ट पावर्स, ठीक है। और ये क्या करती है, इंटरनेशनल पीस का जो प्रमोशन है उसको हिंडर करती है। और इंडिया हमेशा से ही एडवोकेट रहा है फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। मतलब इंडिया ये नहीं कहता कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक फॉर्म में होता है, जैसे कि कॉलोनियलिज्म हमारे यहाँ पर किस फॉर्म में था कि यहाँ पर कॉलोनी बना रखी थी ब्रिटिश ने एंड दे वर यूजिंग अवर रिसोर्सेज। कॉलोनियलिज्म कैन बी इन मैनी न्यू फॉर्म्स, लाइक न्यू कॉलोनियलिज्म इज प्रिवेलेंट नाउ डेज इन अवर
वर्ल्ड, उसमें क्या होता है कि जैसे ब्रेन वॉश हो रहा है, मतलब लोग जो है वो ज़्यादातर सॉफ्ट पावर्स या लॉन्ग पावर्स की वजह से अमेरिका की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो कॉलोनिज्म कई तरीके का होता है, आज भी कॉलोनिज्म चल रहा है, मतलब लोग अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करके छोटे छोटे देशों में वहाँ से उनका रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जबकि उनको क्या दे रहे हैं, वो पॉल्यूटेड वाला एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो भैया इंडिया जो है वो कॉलोनिज्म को हर फॉर्म में उसको अपोज करता है, ठीक है। तो इट सपोर्ट्स द लिबरेशन मूवमेंट इन अफ्रो एशियन कंट्रीज। भाई सबसे ज़्यादा जो कॉलोनिज्म को झेला है वो अफ्रीका ने और एशिया ने झेला है, ठीक है। तो इनके अफ्रो एशियन जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे इंडोनेशिया हुई, मलेशिया हुई, तिब्बत, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, इन सबको इंडिया जो है सपोर्ट करता है कि आप लिबरेशन मूवमेंट चलाइए अपनी और हम आपका साथ देंगे। इंडिया एक्सप्रेस करता है सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ एफ्रो एशियन नेशंस, ठीक है। इंडिया सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता है इन कंट्रीज़ के लोगों के साथ कि भैया आप जो स्ट्रगल कर रहे हो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के मतलब अगेंस्ट, हम उसमें आपके साथ हैं। और वो कौन कौन सी फोर्सेज है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पोर्टुगल एट्सेट्रा, ठीक है। इंडिया ऑल्सो अपोजिस प्रेजेंट डे न्यू कॉलोनिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म। इसके बारे में आपको पहले से बता चुकी हूँ कि न्यू कॉलोनिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म की आजकल फॉर्म बहुत प्रेवलेंट है। वो ये है कि मतलब दूसरे तरीके से लोगों को एहसास भी ना हो कि वो गुलाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका गुलाम बनाकर अच्छे से उपभोग कर लो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट कि इंडिया उसके भी खिलाफ है। देन ये अगला है हमारा एंटी रेशियलिज्म। हमारा जो वर्ल्ड, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो एंटी रेशियलिज्म पर भी टिकी हुई है। देखो भैया, रेशियलिज्म होता है किसी पर्टिकुलर रेस के उस पर बैकग्राउंड पर मतलब भेदभाव करना, ठीक है, जैसे काला, गोरा, ब्लैक, ब्राउन, ये सब, ठीक है। तो इंडिया अपोज करता है रेशियलिज्म को उसकी हर एक फॉर्म में, और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। लाइक रेशियलिज्म जो है कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म से भी मतलब जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे कि भैया जब हमारे जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी दी उनको, और उनका जो प्रमोशन है वर्ल्ड पीस का उसको भी रोका, ठीक है। और भाई इंडिया जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड होता है काले गोरों को अलग अलग रखना है, मतलब उन्हें सेपरेशन में रखना, ठीक है। वाइट माइनॉरिटी के द्वारा जो साउथ अफ्रीका का रिजीम था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपार्थीड वाला सिस्टम लेकर आए थे, तो उसके भी क्या था, खिलाफ था इंडिया। आगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका वर सेवर्ड इन 1954 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थीड, ठीक है। जो मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन था हमारा साउथ अफ्रीका के साथ, वो 1954 में हमने और ज़्यादा अच्छा कर लिया, क्योंकि हमने उनके साथ मिलकर जो है अपार्थीड को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसके लिबरेशन में, ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीका में एक कंट्री है एक, तो उसके लिबरेशन मूवमेंट में इंडिया ने एक प्ले रोल किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया कहते थे, ठीक है, और नमीबिया का भी, नमीबिया और जिम्बाब्वे दोनों के मतलब लिबरेशन मूवमेंट में इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम वाइट रिजिम, वाइट डोमिनेशन यानी गोरों के डोमिनेशन से। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, देखो ये भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भैया जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो जो वर्ल्ड था वो तब 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था। आपको पता है कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पर, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको यूएसए हेड कर रहा था, कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो यूएसएसआर हेड कर रहा था, ठीक है। लेकिन भाई कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने कहा कि मैं तुम में से किसी को भी ब्लॉक को ज्वाइन करने से रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको कहा गया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ओके। और भैया ये जो देखो, ये नेहरू जी की एक स्टेटमेंट है, ये इन्होंने कहा था कि भैया इंडिया का जो एम है वो ये है कि वो किसी भी पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, ठीक है, और ना ही वो किसी कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है टू प्रिवेंट पोटेंशियल ग्लोबल डिजास्टर्स। और वो ऐसे क्या कर रहा है, वो एक पोटेंशियल ग्लोबल डिजास्टर को प्रिवेंट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, ये सब करके, ठीक है। और इंडिया ये भी बिलीव करता है कि भैया हम जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से टू पीस कीपिंग एफर्ट्स, ठीक है, मतलब हम पीस कीपिंग एफर्ट्स रखेंगे, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल फॉर इंडिया टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है इंडिपेंडेंट रहना, और ना कि किसी एक पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जाना, ठीक है। अब भाई जब कोई जुड़ता है तो वो क्यों जुड़ता है, ड्रिवन बाय फियर एंड प्रिपरेशन फॉर वॉर, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई फियर नहीं है और ना ही हम किसी से डरते हैं, बस हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, ठीक है। इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का मतलब है क्या, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब है कि बस सेल्फिशनेस होता है, कि बस अपना अपना देखो, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो इसका मतलब 3 तरीके से है। एक तो इंडिया का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, जैसे नाटो था,
ठीक है, जैसे वार्सा पैक्ट था, उसमें बहुत सारे देश जो है वो मिलिट्री अलायंस से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इंडिया का ऐसा कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है किसी भी कंट्री के साथ, ना ही तो यूएसएसआर के साथ है और ना ही अमेरिका के साथ है, ना ही नाटो और ना ही वार्सा पैक्ट, दोनों में से किसी के साथ भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। दूसरा मीनिंग इसका ये है कि भैया इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अप्रोच मेंटेन कर रखी है इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर ये सब नहीं करेगा। और तीसरा इसका मतलब ये है कि भैया इंडिया जो है वो ये अटेम्प्ट करता है कि वो फ्रेंडली रिलेशन रखे सभी कंट्रीज़ के साथ, वो किसी के साथ दुश्मनाई ना करे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो पांचवा प्रिंसिपल है वो है पंचशील। और पंचशील वाला तो इतना फेमस है, इवन इसको तो दूसरी कंट्रीज़ ने भी अपनाया है, ठीक है। पंचशील का मतलब होता है कि 5 प्रिंसिपल आपको दे रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। और भैया ये जो पंचशील वाला जो मतलब प्रिंसिपल है, इसको हमारी प्रियम्बल में भी है, सॉरी इसको इंडो चाइना ट्रीटी जो हुई थी ना, इंडो चाइना ट्रीटी तिब्बत पर हुई थी 1954 में, ठीक है। और 2 इंसानों के बीच में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू एंड चो इन लाई, ये चाइना के प्रीमियर है, ठीक है। तो भैया इन दोनों के बीच में जवाहरलाल नेहरू एंड चो इन लाई, ठीक है, 1954 में हुई थी तिब्बत के ऊपर इंडो चाइना ट्रीटी। तो इसकी जो प्रियम्बल है उसमें इसको इम्बॉडी कर रखा है, मतलब इसमें उसको लिख रखा है किसको, पंचशील एग्रीमेंट को। भाई 5 प्रिंसिपल्स क्या है देखो, सबसे पहले तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेंटी की, ठीक है। मतलब चाइना ये कह रहा है कि भैया देखो, मतलब हाँ, अगर जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इंडिया उसकी रेस्पेक्ट करेगा, और हम भी कह रहे हैं कि हाँ हम रेस्पेक्ट करेंगे, हम आपकी सॉवरेंटी की भी रेस्पेक्ट करेंगे और आपकी इंटेग्रिटी की भी रेस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। तो पहला प्रिंसिपल तो पंचशील का ये है। देन आफ्टर दैट सेकंड इज दैट कि नॉन एग्रेशन, कोई भी एग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है, ना चाइना एग्रेसिव होगा और ना ही इंडिया एग्रेसिव होगा टुवर्ड्स ईच अदर। एंड देन आफ्टर दैट द नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, कोई भी इंटरनल अफेयर्स में एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। जो जिसका चल रहा है जैसे चलने दो, ऐसा नहीं है कि तिब्बत को अगर चाइना हड़पना चाह रहा है तो इंडिया जाकर उंगली कर रहा है कि नहीं भाई नहीं, ये तो गलत बात है, ठीक है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, भाई इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे एक तो क्या कहते हैं उसको, समानता, दोनों समान है, और दूसरा दोनों का बेनिफिट जो है वो दोनों का समान हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो मतलब अपना बेनिफिट कर ले और चाइना का ना करे, ये सब। पीसफुल को एक्सिस्टेंस, दोनों पीसफुली रहेंगे, एक्सिस्ट करेंगे दोनों पीसफुली, ठीक है। देन आफ्टर दैट पंचशील गेन पॉपुलैरिटी एडोप्टेड बाय मैनी कंट्रीज लाइक बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड अदर्स। वही पंचशील बहुत फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ पंचशील, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको अडोप्ट किया, जैसे बर्मा ने, यूगोस्लाविया ने, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्रीज़ ने उसको अडोप्ट किया, ठीक है। पंचशील और जो नॉन अलाइनमेंट है वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरी कंट्रीज देखती है कि देखो इंडिया ने 2 थ्योरीज की खोज की, एक तो पंचशील की और दूसरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ठीक है। भाई हमारा जो 6th वाला प्रिंसिपल है वो है एफ्रो एशियन बायस, ठीक है। एफ्रो एशियन बायस क्या है, मतलब देखो अफ्रीका और एशिया दोनों ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ की मैक्सिमम कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया गया था, ठीक है, इनको कॉलोनी बनाया गया था बाय ब्रिटिश, पोर्तुगल्स एंड ऑल। तो हमारा जो बायस रहा है, हम जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो इन कंट्रीज़ को करते हैं बिकॉज वी हैव सेम पास्ट, ठीक है, हमारा सेम हिस्ट्री है, सेम पास्ट है, हमारा सेम एक्सपीरियंस है, सो दैट्स वाई, ठीक है। देखो डिस्पाइट एमिंग टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेशल बायस है वो एफ्रो एशियन नेशंस की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये यूनिटी को प्रमोट करता है इन सब के बीच में, और एक वॉइस को सिक्योर करता है और इन्फ्लुएंस को सिक्योर करता है इंटरनेशनल बॉडीज़ में कि हम सब साथ है, ठीक है। और इंडिया एडवोकेट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है इंटरनेशनल असिस्टेंस। इंटरनेशनल असिस्टेंस मतलब हमको मदद मिलनी चाहिए कि इसमें इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशंस, इन नेशंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसमें मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। 1947 में इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। 1947 में इंडिया ने सबसे पहली बार होस्ट की थी एशियन रिलेशन, फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। उसमें एशिया की सारी कंट्रीज आई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी वो कॉन्फ्रेंस। और 1949 में इंडिया कन्वेंट एशियन कंट्रीज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ इंडोनेशियन फ्रीडम। और भाई 1949 में इंडिया ने कहा था एशियन कंट्रीज को सबसे कि भैया ये जो इंडोनेशिया की फ्रीडम है इसके ऊपर ये जो इश्यू चल रहा है इसको हम एड्रेस करें, ठीक है, उसको देखें कि क्या है वो। देन आफ्टर दैट देखो
इसमें याद रखना है कि जो सबसे पहली एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी 1947 में, ठीक है, अंडर जवाहरलाल नेहरू। एंड देन आफ्टर दैट 1949 में सबसे पहली बार बहुत सारी एशियन की कंट्रीज़ को कहा गया था कि इंडोनेशिया के जो फ्रीडम इशू चल रहा है उसको एड्रेस करें, ठीक है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस एट बांडंग इंडोनेशिया इन 1955। भाई 1947 चला गया, 1949 चला गया, देन आता है 1955। तो इंडिया ने एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी बांडंग इंडोनेशिया में। बांडंग इंडोनेशिया में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज़ वहाँ पर आई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो बांडंग इंडोनेशिया में हुई थी और वो 1955 में हुई थी। तो इंडिया ने वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक्टिवली, ठीक है। इंडिया प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ 77, ठीक है। देखो इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है किस किस के लेकर, ग्रुप 77 1964 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 15 1990 में हुआ था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997 में, बिम्स्टेक 1997 एंड सार्क 1985। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया बनाता आ रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके, और इनका इंटरेस्ट या तो ट्रेडिंग का रहा है या फिर सोशल या फिर मतलब ऐसा कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रहा है। तो देखो ग्रुप ऑफ 77 में ये 1964 में आई थी, ठीक है, अंडर जवाहरलाल नेहरू, और ये 77 कंट्रीज़ का ग्रुप था। ग्रुप ऑफ 15 ये भाई 15 कंट्रीज़ का ग्रुप होगा 1990 में। फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997, ठीक है, और फिर है बिम्स्टेक 1997, और सार्क का तो आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सॉरी, 1985 में। तो इंडिया हैज़ बीन अर्न्ड टू एज बिग ब्रदर बाय मैनी नेबरिंग कंट्रीज। भाई इंडिया को ज़्यादातर भाई जो मतलब दूसरे देश हैं हमारे पड़ोसी उनके द्वारा बिग ब्रदर भी कहा जाता है, यानी बड़े भैया। लिंक्स विद कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के साथ हमारे क्या लिंक्स हैं ये भी देख लेते हैं। भाई 1945 में इंडिया अफर्म इट्स कॉन्टिन्यूड फुल मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। 1949 में सॉरी देखो 1949 में इंडिया ने कहा कि हमारी पूरी मेंबरशिप रहेगी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या थे भाई, वो वाले नेशन जिसके ऊपर पहले ब्रिटेन का राज था। जब वो आज़ाद हुए तो वो सब मतलब एक साथ मिल गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अपने आप को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंडिया भी उसका एक मेंबर था एंड रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। और इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया जो ब्रिटिश क्राउन है वो हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ है, ठीक है, जैसे पहले चलता था मतलब वैसे ही है लेकिन नाम के हेड, ठीक है। दिस डिक्लेरेशन ऑल्दो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन है वैसे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं लिखी हुई नहीं है कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं या फिर सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। और इससे इंडिया की सॉवरेंटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम वहाँ उनके मेंबर है तो वो हमें जो भी कहेंगे हम वही करेंगे, नहीं, हम बिल्कुल फ्री हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स चलाने के लिए, खुद से डिसीजन लेने के लिए। तो इससे हमारी सॉवरेंटी पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिया रिपब्लिकन कैरेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड, इंडिया के रिपब्लिकन कैरेक्टर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ही तो इससे कोई फाइनल एलिजियंस ये सीख करता है कि भाई हमें एलिजियंस दो हमारे कॉमनवेल्थ के प्रति, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, और ना ही क्राउन का कोई फंक्शनल अथॉरिटी है इंडिया के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्राउन कुछ करा सकते हैं इंडिया में, बस जो भी होगा सरकार कराएगी। भाई मतलब ये जो देखो इंडिया की जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप थी ये प्रैग्मेटिक कॉन्सिडरेशन से चल रही थी, मतलब हमारी प्रोग्रेसिव सोच थी थोड़ी सी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई नहीं हम भी मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। बिलीविंग इट वुड बी बेनिफिशियल इकोनॉमिकली, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा, हमारा इकोनॉमिकली भी होगा, पॉलिटिकली भी होगा, कल्चरली भी होगा और दूसरे स्फेयर्स में भी होगा। एक तो हम सेम हिस्ट्री सेम पास लेकर आ रहे हैं उन देशों के साथ जिन्होंने हमारी तरह कुछ ना कुछ सहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए तो मतलब क्या कहते हैं उसको थोड़ा सहानुभूति रखेंगे ही, और हम ऐसे क्या कर सकते हैं आपस में ट्रेड वगैरह को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी बहुत सारे हमारे बेनिफिट हैं। और इंडिया जो है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में बहुत ही पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड्स होती हैं गवर्नमेंट मीटिंग, CHOGM जिनको बोलते हैं, या फिर कॉमनवेल्थ जो समिट होते हैं उसमें जो है इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इंडिया ने एक्चुअल में होस्ट भी किया था CHOGM को, यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग को, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में 1983 में। 1983 में इंडिया ने इसको जो है होस्ट किया था, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इन 1983। देन आफ्टर दैट द कम्स सपोर्ट टू द UNO, ठीक है। भाई UNO को सपोर्ट करती है हमारी कंट्री, और देखो भाई UNO जो है 1945 में बना था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडिया भी 1945 में इसका मेंबर बना, ठीक है।
इंडिया जो है वो हमेशा यूएनओ के प्रोग्राम्स, उनकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता आया है और अपनी फुल फेथ दिखाता आया है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी और प्रिंसिपल्स में भी, ठीक है। और भाई फेसिट्स ऑफ इंडिया रोल इन द यूएनओ इंक्लूड, मतलब यूएनओ में इंडिया के फेसिट्स का क्या रोल है ये देखता हूँ। इंडिया फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, इंडिया यूएनओ के साथ मिलकर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ चुका है, इंपीरियलिज्म के, रेशियलिज्म के, न्यू कॉलोनियलिज्म के, न्यू इंपीरियलिज्म के और टेररिज्म के खिलाफ लड़ चुका है थ्रू द यूएनओ। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो इंडिया की वो पहली प्रेसिडेंट रही हैं ऑफ यूएन जनरल असेंबली 1953, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित जो इंडिया की थी, ठीक है, वो जो है उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 1953। यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट 1953 में उनको अपॉइंट किया गया था। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द यूएन पीस कीपिंग मिशन इन कोरिया, कोंगो, एल सल्वाडोर, कैम्बोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, यूगोस्लाविया एंड सो ऑन। मतलब इंडिया ने इन सारी कंट्रीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ के नाम है, देख लेना। और इंडिया कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स ऑफ द यूएनओ, और इंडिया ने जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स ऑफ द यूएनओ, मतलब यूएनओ को जो ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स है उनके साथ भी, ठीक है। और इंडिया जो है वो को चेयरमैन रहा है ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएन, ठीक है। इंडिया को को चेयरमैन भी रखा गया है वर्किंग ग्रुप का ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएन विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1997। ये यूएन की कुछ अलग ही खिचड़ी पक गई थी। इंडिया हैज़ बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स। भाई इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत बार, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, एक परमानेंट सीट डिमांड कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि मुझे एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, जैसे बाकी की 5 कंट्रीज़ को मिली हुई है, ठीक है। आई थिंक 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, बाकी सब जो हैं 2-2 साल के लिए आती हैं और वो सब क्या है, वो टेम्पररी है। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में आता है डिसआर्मामेंट, मतलब हथियारों को फेंकना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपोज करती है आर्म्स रेसेस को, कि लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में आर्म्स रेस लग रही है कि देखते हैं जिसके पास जितने हथियार है, ठीक है। और भाई हम तो एडवोकेट करते हैं बहुत कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि ना ही तो कन्वेंशनल कोई डिसआर्मामेंट हो ना ही न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, हम इसको अपोज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे वर्ल्ड पीस को प्रमोशन मिलता है, सिक्योरिटी को प्रमोशन मिलता है, ठीक है। और जो 2 छोटे लोअर ब्लॉक्स हैं उनके बीच में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उससे भी हमें राहत मिलती है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रिवेंटिंग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन आर्म्स मैन्युफैक्चर। भाई इससे हम क्या करते हैं डिसआर्मामेंट से, कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हम सारा का सारा खर्चा कर देते हैं हथियारों को ख़रीदने में, आर्म मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसा हमारा ना हो, इसलिए डिसआर्मामेंट ज़रूरी है। इंडिया ने यूटिलाइज़ किया था यूएन प्लेटफॉर्म को टू कप द आर्म्स रेसेस एंड अचीव डिसआर्मामेंट। इंडिया जो है वो यूटिलाइज़ करता है यूएन प्लेटफॉर्म को ताकि आप आर्म रेस को ढूंढो और डिसआर्मामेंट को अचीव करो। 1985 में इंडिया इनिशिएटेड अ 6 नेशन समिट इन न्यू दिल्ली एंड प्रपोज कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। 1985 में इंडिया ने 6 नेशन समिट न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराए एंड देन आफ्टर दैट उसने कहा कि भैया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। फिर इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ने हमेशा से ही उसके न्यूक्लियर ऑप्शन को ओपन रखा है, और लेकिन उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है, ठीक है। एनपीटी जो है ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज़ आ रखी हैं जिसमें दूसरी कंट्रीज़ को रोका जाता है कि आप न्यूक्लियर वेपन ना रखें अपने साथ, और ऐसे एनपीटी आई थी 1968 में, लेकिन और उसके साथ साथ कॉम्प्रहेंसिव बैन ट्रीटी आई थी, टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, ठीक है, 1996 में। इंडिया ने इन दोनों में से किसी पर भी सिग्नेचर नहीं कर रखे हैं, ठीक है। और इंडिया इसको एनपीटी को और CTBT को इसलिए अपोज करता है कि भैया ये डिस्क्रिमिनेटरी है और हेमोजेनिस्टिक है। क्यों है हेमोजेनिस्टिक और डिस्क्रिमिनेटरी, कि भाई आप 2 छोटी कंट्रीज़ को तो कहते हो कि आप अपना न्यूक्लियर नहीं रख सकते और खुद आप रखते हो, ठीक है। तो भैया ये सही नहीं है, ठीक है। जिसमें सिर्फ 5 नेशन USA, रशिया, चाइना, UK एंड फ्रांस को जो है अनुमति है रखने की न्यूक्लियर वेपन्स लेजिटिमेटली, बट इंडिया को और दूसरे देशों को नहीं है। तो इंडिया ने दैट्स वाई इस पर साइन नहीं किया। फिर है हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल के बारे में अगर मैं बताऊं तो गुजराल एक PM रह चुके हैं हमारे। तो भाई गुजराल डॉक्ट्रिन जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक माइलस्टोन साबित होता है, और ये 1996 में के गुजराल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
और ये आई के गुजराल हमारे उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। आई के गुजराल 1996 में आया था ये, और ये उस टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर थे। भाई फॉरेन मिनिस्टर होंगे तो भाई वो फॉरेन पॉलिसी के लिए ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन लेकर आएंगे ही। और इसमें क्या होता है, गुजराल डॉक्ट्रिन में एडवोकेट करता है इंडियाज यूनिलैटरल कॉन्सेशन टू स्मॉलर नेबर्स। भाई हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी हैं, हम उनसे एक ऐसा प्यार करेंगे, एक तरफा प्यार, ठीक है, यूनिलैटरल, ना कि बायलैटरल, मतलब यूनिलैटरल, हम सिर्फ उन्हें देंगे, ठीक है, उनसे कुछ लेंगे नहीं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। मतलब हम उनसे कुछ रेसिप्रोकल में कुछ मतलब बदले में कुछ मांगना नहीं चाहते, बस हम देना चाहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे अपने नेबर्स को, ठीक है। ये है गुजराल डॉक्ट्रिन। जो डॉक्ट्रिन एम्फेसाइज करता है कि भाई हमको जो है अपने पड़ोसियों के साथ फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशन जो है वो बनाए रखनी चाहिए, ये कहता है हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन। देन आफ्टर दैट 5 प्रिंसिपल्स हमारे जो है गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर आते हैं। उसमें सबसे पहला है कि इंडिया को यूनिलैटरल कॉन्सेशन देना चाहिए अपने पड़ोसी देशों को, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, वेल इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ओनली बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका को दे रखा है, और हम इनसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बदले में, ठीक है, और साउथ एशियन कंट्री जो है उनको अलाउ किया जाना चाहिए इट्स टेरिटरी टू बी यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर रीजनल कंट्री, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री, कोई भी साउथ एशियन कंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए अपनी टेरिटरी को किसी दूसरी पावर के थ्रू यूज़ करने का, ठीक है। कभी चाइना कहे कि भैया मालदीव्स हमको जो है आपके यहाँ पर अपना एक सैनिक अड्डा बनाना है तो हमको अनुमति दे दो, तो भाई कोई भी साउथ एशियन कंट्री जो है अलाउ नहीं करेगी या नहीं करना चाहिए उसको अपनी टेरिटरी की वो किसी दूसरी चीज़ के द्वारा यूज़ की जाए, ठीक है, दूसरी रीजनल कंट्री के द्वारा उसको इंटरेस्ट के लिए यूज़ की जाए, ठीक है। और भाई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके इंटरनल अफेयर से हम दूर रहेंगे, ठीक है। और चौथी बात उसने कही थी कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेंटी जो है उसकी कदर करेंगे। देखो भाई ये दोनों बात जो है वो बिल्कुल सेम है जो कि पंचशील एग्रीमेंट में भी हुई थी, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस और रेस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेंटी। रिजोल्यूशन ऑफ ऑल डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। भाई हम जितने भी डिस्प्यूट होंगे उसको रिजोल्व करेंगे किस चीज़ से, बायलैटरल नेगोशिएशन से, जो कि पीसफुल होगा, ठीक है, ये भी इन्होंने कहा था। 5 प्रिंसिपल थे गुजराल डॉक्ट्रिन के, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब भाई देखो ये जो डॉक्ट्रिन था इसका ये था, मतलब इसका एम क्या था, टोटल पीस को मेंटेन करना, ठीक है, विद ऑल इमीडिएट नेबर्स, अपने सारे नेबर्स के साथ टोटल पीस को मेंटेन करना इसका उद्देश्य था। एंड जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं नॉर्थ एंड वेस्ट में, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस के साथ लड़ने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए हमने टोटल पीस का जो है प्रिंसिपल रखा अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, ठीक है। मतलब हमारे हॉस्टाइल नेबर्स कौन है, पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है हमारे इंडिया का? भाई देखो हम न्यूक्लियर इसलिए रखते हैं ताकि हम मेंटेन कर सके क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, मतलब इतने तो हम काबिल हो ही सके कि दूसरे को अपने ऊपर अटैक करने से रोक सके, डेटर कर सके, ठीक है। और हमारा हमेशा से ये पोस्चर रहा है वो है नो फर्स्ट यूज़, हम पहले कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन अगर यूज़ किया जाएगा बाय इंडिया तो इट विल बी ओनली यूज इन रिटेलिएशन, ठीक है, वो सिर्फ रिटेलिएशन के लिए यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और फोर्सेस, ठीक है। भाई न्यूक्लियर जो रिटेलिएशन है, ठीक है, वो मतलब फिर ऑथराइज विल बी मैसिव, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फिर ऑथराइज विल बी मैसिव एमिंग टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। न्यूक्लियर जो रिटेलिएशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैसिव होगा, ठीक है, और अनएक्सेप्टेबल डैमेज को देने वाला होगा, यानी हम फिर रिटेलिएट भी बढ़िया वाला करेंगे। न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स जो होंगे वो ऑथोराइज होंगे ओनली बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। भाई न्यूक्लियर रिटेलिएशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि समझ में आया कि उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया तो चलो न्यूक्लियर रिटेलिएशन करते हैं, नहीं, हम सिर्फ तब करेंगे जब हमें सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी, ठीक है, मतलब जो लोग हैं उनके जो नेता हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके, अगर वो कहेंगे थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है, उसके थ्रू कहेंगे तब जाकर हम रिटेलिएट कर सकते हो। नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। भाई ऐसे स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है हम उनके ऊपर कभी भी न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनके पास बेचारों के पास लड़ने के लिए इतना है ही नहीं। रिटेनिंग द ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू मेजर अटैक्स बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, ठीक है। भाई
मतलब न्यूक्लियर रिटेलिएशन का जो ऑप्शन है वो खुला रहेगा अगर मेजर अटैक होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या केमिकल वेपन से हो, तो उसमें जो है हम न्यूक्लियर अटैक मतलब न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकते हैं। ओके, अगर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के थ्रू हमारे ऊपर मेजर अटैक हुआ है तो। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स। वही कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है किस चीज़ के ऊपर, न्यूक्लियर का एक्सपोर्ट जो हो रहा है और मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स जो जा रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन फिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस, ठीक है। और भाई हमने फिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस में भी पार्टिसिपेट कर रखा है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है। कॉन्टिन्यूड कमिटमेंट टू ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, भाई भले ही हम खुद न्यूक्लियर रखने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा रहेगी, पूरी कमिटमेंट रहेगी, ठीक है। किस चीज़ से लेकर कि ग्लोबली न्यूक्लियर का डिसआर्मामेंट किया जाए, कि ग्लोबली सारी दुनिया न्यूक्लियर को छोड़ दे। एमिंग फॉर ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, मतलब हम इसमें भी कोशिश करेंगे, हमारा एम ये रहेगा कि हम एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बना सके थ्रू वेरीफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। लेकिन वो जो हम बनाएंगे, वो जो मेजर्स हम लेंगे वो वेरीफिएबल होने चाहिए, मतलब किसी लॉजिक के आधार पर होने चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने चाहिए। जैसे कि दूसरी जो कंट्रीज़ है, जब वो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाने की कोशिश करती हैं तो खुद तो न्यूक्लियर रखती हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को मना करती हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी भाई क्या है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा अगर हमें अथॉरिटी मिली तो तब जाकर हम न्यूक्लियर का यूज़ करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर वेपन अथॉरिटी एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। भाई देखो, ये एक पॉलिटिकल काउंसिल है, सॉरी मैं बाद में बात करती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। भाई न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, भाई ये एक पॉलिटिकल काउंसिल है, ठीक है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक्चुअल में एक पॉलिटिकल काउंसिल है जिसको हेड किया जाता है पीएम के द्वारा, ठीक है। पीएम मिनिस्टर हमारे इसके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं न्यूक्लियर वेपन यूज़, ठीक है। भाई न्यूक्लियर वेपन को तुम कब यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ पीएम ऑथोराइज कर सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल काउंसिल जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके हेड होते हैं, ठीक है। और ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो सकती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती है जिसको चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है। कौन चेयर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टिव्स। और ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया, देखो भाई एक मतलब एक पॉलिसी हमारे इंडिया की, वो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया। भाई इंडिया ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था 2012 में, ठीक है, 2012 में। और ये इसलिए था ताकि हम अपने जो रिलेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उनको एक्सपेंड कर सके, उनको मजबूत कर सके। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन सी है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब के साथ हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर पाए, इसलिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लेकर आई गई थी, ठीक है। और भाई पॉलिसी जो है उसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शंस आते हैं हमारे, ठीक है। और इसका फीचर्स क्या है, मतलब इस पॉलिसी के फीचर्स क्या है, एक तो पॉलिटिकल रिलेशन को स्ट्रेंथन करना हाई लेवल विजिट्स के द्वारा, कभी पीएम वहाँ पर जा रहे हैं, कभी उनके पीएम हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो इसके द्वारा, ठीक है। और भाई स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इन्हेंस करना, ठीक है, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह, जॉइंट रिसर्च, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन, इन सबको प्रमोट करना, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी को बढ़ाना, मिलिट्री ट्रेनिंग को एकदम से मतलब जॉइंट रिसर्च करवाना और काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना, ये सब इसके फीचर्स हैं। और भाई मल्टीलैटरल इंगेजमेंट थ्रू एक्सिस्टिंग फोरा लाइक द SCO, ठीक है, स्टेपिंग अप मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना। ओके, दैट वाज ओनली अ स्पैरो एंड आई थॉट दिस इज समथिंग लाइक चूहा और समथिंग एल्स। वेल लेट्स लीव। तो भैया मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में मतलब मल्टीलैटरल रिलेशनशिप में जो है इंगेज होना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जैसे SCO, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC और कस्टम यूनियन के थ्रू, ठीक है। सीकिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इन एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, देखो भाई ये जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह यहाँ पर तेल भी होता है, ठीक है। तो भैया जो एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप्स करना, ये भी यहाँ हमारा मेन एम था, ठीक है। एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन इन द मेडिकल फील्ड,
मेडिकल फील्ड भी, भाई ऐसा होता है ना कि इंडिया में कुछ इलाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, वो यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए, बहुत से सेंट्रल एशिया के लोग, ठीक है। असिस्टिंग इन सेटिंग अप अ सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी इन बिश्केक, ठीक है। देखो एक सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, ठीक है, और हम उसमें असिस्ट करेंगे, उसमें हम हेल्प करेंगे, ठीक है। और वो कहाँ पर होगी? बिश्केक में, बिश्केक वहीं का कोई स्टेट होगा, वहाँ पर होगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारे इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं भाई। एक तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, ई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना फॉर टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन कनेक्टिविटी, ठीक है, ताकि हम एजुकेशन जो है वो फ़ोन पर ले सके और मेडिसिन जो है वो भी टेली मेडिसिन कनेक्टिविटी के लिए ई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, ठीक है। शो केसिंग इंडियाज़ कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़, इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ है उसको शोकेस करना कि इंडिया कितना कंस्ट्रक्शन में कैपेबल है। रीएक्टिवेटिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भाई पहले जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता था, ठीक है, लैंड कनेक्टिविटी के लिए, तब उसको रीएक्टिवेट करना है हमको इसके थ्रू, ठीक है। और एक्सपेंडिंग इंडियन बैंक प्रेजेंस इन द रीजन, और इंडिया के जो बैंक है उनको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। कोलैबोरेटिंग टू इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी, और हमको एयर कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने के लिए कोलैबोरेट करना है, ठीक है। encouraging exchanges of scholars, academics, civil society and youth delegations to deepen cultural understanding. ओके मतलब हमको स्कॉलर्स को एक्सचेंज करने के लिए, अकेडमिक्स से एक्सचेंज करने के लिए, सिविल सोसाइटी, यूथ डेलीगेशंस, तो उनको भी वो करने के लिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डेलीगेट करना है। पॉलिसी अलायंस विद इंडियाज इंगेजमेंट इन यूरेशिया, यूरेशिया कहते हैं यूरोप और एशिया को, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये भी है कि हमारी जो है वो इंगेजमेंट हो सके यूरेशिया के साथ, चाइना, पाकिस्तान और रशिया के साथ, एंड मेंबरशिप इन रीजनल फोरम्स लाइक द SCO, और SCO जैसी रीजनल फोरम्स के साथ हमारी जो है मेंबरशिप बन सके, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भाई हमारी एक तो सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है जिसके फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 2012 में लेकर आए गए थे, ठीक है। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह को अपने साथ लेकर आने के लिए। भाई एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। भाई इसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी भी कहते थे, ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि ईस्ट की तरफ देखो, ये वाली पॉलिसी। भाई हमको चाहिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब ईस्ट में जाकर कुछ काम भी करना है, एक्ट भी करना है, ठीक है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया था, ठीक है। भाई ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसको सबसे पहले जो है 1992 में लेकर आया गया था, PV नरसिम्हा राव लेकर आए थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको लेकर आए थे 1992 में, और इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और भाई मतलब चलो यहाँ पर देख लेते हैं इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या क्या है। इसमें पता है ईस्ट पॉलिसी मतलब ईस्ट से यहाँ का क्या मतलब है, ईस्ट है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या क्या वो है मतलब ऑब्जेक्टिव, एक तो अगरतला से अखौरा तक रेल लिंक बनाना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अगरतला से, अगरतला देखो किसी नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब जो स्टेट है उसके क्या है कैपिटल है, आपको उसका नाम बताना है। अगरतला से अखौरा तक रेल लिंक इस्टेब्लिश करना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अगरतला इंडिया में है, अखौरा कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस एंड इनलैंड वाटरवेज थ्रू बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश के थ्रू जो है हम इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट यानी जो इनलैंड हमारे वाटरवेज हैं उनके थ्रू कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, ये है। और भाई कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड द ट्रीलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद म्यांमार एंड थाईलैंड, भाई थाईलैंड के साथ हम एक ऐसा रोड बनाएंगे जो थाईलैंड से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा और ऑल्सो म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक है। और उसका नाम होगा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और ट्राईलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, तो इससे क्या होगा, हम थाईलैंड और म्यांमार के साथ रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे। वही रोड एंड ब्रिज बनाए जाएंगे एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा, प्रोजेक्ट अंडरटेकन अंडर इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, ठीक है। इंडिया जापान के साथ हम ये सब करने वाले हैं कि रोड एंड ब्रिज के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मॉडर्नाइजेशन होगा, और ये जापान और इंडिया मिलकर करेंगे, ओके। फिर है हमारा फीचर्स, भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं कि जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, उसमें हमारा भाईचारा एक्सटेंड हो सके, ठीक है, एक्सटेंडेड नेबरहुड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। और भाई हम इकोनॉमिक इनिशिएटिव से लेकर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कल्चरल डायमेंशंस भी उसमें इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ इकोनॉमिक ही बेनिफिट हो, हमारे दूसरे बेनिफिट भी हो जैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल, ठीक है। भाई एम्फेसाइज करता है इंडिया एशियन कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर,
इसका एक एम ये भी है कि इंडिया एशियन कॉपरेशन इस्टेब्लिश करना, एम्फेसाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड स्किल्स में, अर्बन रेन्यूएबल में, स्मार्ट सिटीज़ में और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। भाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, तो इसलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेकर आया गया था। एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, भाई इसका एक एम ये भी है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, कल्चरल टाइज को बढ़ाया जाए और डेवलप की जाए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप किसके साथ इन कंट्रीज़ के साथ, ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, थ्रू कंटिन्यूस इंगेजमेंट एट बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल लेवल्स। ठीक है, और ये कैसे होगा? जब हम कॉन्टिन्यूसली इंगेज करेंगे बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल लेवल्स पर। ठीक है, प्रायोरिटाइजेज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भाई नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दरूजर करके रखा गया है, तो हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का उसको प्रायोरिटाइज करना है इस बार। ठीक है, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में और एशियन रीजन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। देन उसके बाद है एनर्जाइज बुद्धिस्ट एंड हिंदू लिंक्स टू डेवलप न्यू कॉन्टेक्ट्स एंड कनेक्टिविटी बिटवीन पीपल ऑन अ सिविलाइजेशनल लेवल। भाई देखो, बुद्धिज़्म जो है वो हमारी बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पहुंचा था। ठीक है, इन द लेट सेंचुरीज, इन द अर्लियर सेंचुरीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बुद्धिस्ट और हिंदू लिंक्स है उनको फिर से एनर्जाइज करना चाहिए हमको, ताकि हम नए कॉन्टेक्ट और कनेक्टिविटी बना सकें हमारे दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ। ठीक है, focuses on developing a coherent strategy for connectivity, particularly linking Asian with North East India। ठीक है भाई, इन कंट्रीज़ को, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, देखो एशियन की फुल फॉर्म बता रही हूँ, जैसे सार्क की बताई थी ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वैसे एशियन की है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो भाई इन वाले नेशंस के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी हमको डेवलप करनी है कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद एशियन के साथ क्या है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बनाना है। ठीक है, इसके लिए एशियन इंडिया एग्रीमेंट हुआ था और ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। भाई एशियन इंडिया एग्रीमेंट ट्रेड सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में हो चुका है। ठीक है, और कब हुआ था? 2015 में हुआ था, 1 जुलाई 2015 को। और कितनी कंट्रीज़ के साथ हुआ था? एशियन की 7 कंट्रीज़ के साथ हुआ था। ठीक है, हाउ इंक्रीज कन्वर्जेंस ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट विथ की पार्टनर्स, भाई मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ भी की पार्टनर्स के साथ जो है हमारा इंक्रीज हो सके कन्वर्जेंस, बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरली, मतलब दोनों तरफ से, इंक्लूडिंग क्लोजर कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। भाई हमको क्लोजर कोऑपरेशन चाहिए दूसरी प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करने में भी, जैसे कि टेररिज्म को और पीस को प्रमोट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, एंड इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी बेस्ड और इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।